नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है भारत और रूस का संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, और इनके आने से भारत का संबंध और पुख्ता होगा। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सी जो समस्याएं हैं दोनों देशों के बीच वो हल हो जाएंगी। तो रूस से संबंध बहुत पुराना रहा है। रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है, हर संकट में साथ देता रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सैन्य हो, चाहे वो राजनीतिक हो। तो आज हमारे साथ है श्री M.K. पांडे जी, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और आपसे मैं रूस संबंध पर चर्चा करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि व्लादिमीर पुतिन कल आ रहे हैं भारत में, और उनके आने से विश्व में एक नया संदेश जाएगा। तो आप हमें भारत और रूस का संबंध थोड़ा इस पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कब से ये हमारा संबंध और किस ढंग से रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद पाठक जी। एक मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। अंग्रेजी का एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। जी, ये बहुत पुरानी कहावत है। और यदि जियोपॉलिटिक्स में देखा जाए तो भारत और रसिया का जो संबंध है वो इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करता है। पूरे विश्व में किसी भी दो देशों का या देशों के समूह में एक ऐसा कंसिस्टेंसी वाला रिलेशनशिप शायद ही देखने को मिलता है। कहीं कहीं अप्स डाउन्स, अनुकूलता प्रतिकूलता दिखलाई पड़ती रही है, लेकिन भारत और रूस का संबंध जो है एक स्थायित्वपूर्ण रहा है। ये चाहे 1950 से लेकर के हम लोग चले जब, और उसके बाद USSR का विघटन के बाद तक की भी बात करें, उसके आगे से भी बात करें, तो हर दौर में भारत का संबंध जो रूस के साथ था वो जिस भी लेवल पर था एक डिपेंडेबल था, विश्वसनीय था और मजबूती के साथ था। उसमें कहा जा सकता है कोई डिप्लोमेटिक टाइप का नहीं था, जो था वो जो दिखता था वो धरातल पर था। तो हम भारत और रूस के जो संबंधों की बात यदि करें तो कोल्ड वार के पीरियड में, मतलब हम लोग यदि 50 से 91 के दशक तक चले तो उस समय तक ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप था। और स्ट्रेटेजिक कहने का मेरा मतलब है कि एक नीतिगत था, वो कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कभी नहीं रहा कि एक सौदा कर लिया और एक डील कर लिया और उसके बाद आगे बढ़े। एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखते हुए, और लक्ष्य केवल एक वो म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट का था, म्यूचुअल सुरक्षा का था। तो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहा है सोवियत यूनियन के समय से भी, जिसमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। इंटरनेशनल फोरम पर भी USSR के समय में, चाहे रसिया में भी, उसने, जहां तक मेरी याद बात आती है, अब तक भारत के फेवर में रूस या USSR ने यूनाइटेड नेशंस में 6 बार भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया है, जो कि एक दर्शाता है कि कंसिस्टेंट फेथ, कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी इन दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप में रही है। 91 के बाद 2000 के दशक को यदि हम लोग देखें तो उस दौरान में इसमें रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग रहा, और दोनों देशों ने, दोनों पक्षों ने मिलकर के इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए जहां पे जो जो चीजें हो सकती थी उसको किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को थोड़ा और मजबूत किया। और 2000 में एक डिक्लेरेशन साइन मतलब किया गया था, एक्चुअली उसका डेट था 3 अक्टूबर सन 2000 का, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसको कोऑपरेशन अक्रॉस पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड काउंटर टेररिज्म, ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं दुनिया के सामने, इन दोनों मुद्दों पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अक्टूबर 2000 में
हुआ। उसके बाद जो 21st सेंचुरी में आए, और हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में जब से पुतिन साहब एट द हेल्म ऑफ द अफेयर हैं, तब से इन संबंधों में और भी मजबूती आई है, जिसमें कोऑपरेशन है। और सबसे बड़ी बात जो कहने जैसी है कि वो डिफेंस के सेक्टर में भारत और रूस का जो ज्वाइंट वेंचर था, जिसमें कि ब्रह्मोस मिसाइल बना, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो ज्वाइंट वेंचर था, उसमें मेजर पार्टनर इंडिया था। स्लाइटली 50.5% की पार्टनरशिप इंडिया की थी और 49.5% रसिया की थी। तो जो हमारा घरेलू उत्पादन ब्रह्मोस मिसाइल, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय एक तरह से कहा जाए, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सफलता का था, हमने जो एम्यूनिशन यूज किए, हमने जो अपना फायर पावर यूज किया, वो रसिया का था। विमान भी रसिया का और मिसाइल भी जो ब्रह्मोस था, भले भारत में बना था, लेकिन वो रसिया के कोलैबोरेशन से ज्वाइंट वेंचर का था। और ये लगातार और बढ़ा। सन 2018 में भारत में वो S-400 जो सुरक्षा के लिए डील हुआ, 2018 में, वो 2021 में से उसकी डिलीवरी शुरू हुई, और अभी कुछ और उसके रेजिमेंट की डिलीवरी अभी बाकी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो लगातार सन 1950 के बाद से अभी लगभग 75 साल का जो जर्नी पूरी हुई है, इसमें इस 75 साल के पीरियड में यदि संबंधों में एक तरह से कहा जाए अस्थायित्व रहा है, प्रगाढ़ता धीरे धीरे बढ़ी है, तो ये कहा जा सकता है कि वाकई ये दोस्ती है जो आगे भी और बेहतर होगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। जी। तो ऐसा है कि आपको याद होगा कि जब ग्रेट डिप्रेशन पूरे विश्व में आया था, तो उसके बाद उससे उबरने के लिए अमेरिका ने एक न्यू डील पॉलिसी शुरू की थी, जिसके बाद वो डेवलप कंट्री बना। और भारत स्वतंत्रता के बाद 5 इयर्स प्लान बनाया था, और रूस 20 ईयर प्लान चलाता था। उस समय शायद साम्यवादी देश था, आज भी है, लेकिन भारत को कभी वह बाजार की दृष्टि से नहीं देखा रूस, जबकि अन्य देश बाजार की दृष्टि से भारत को देखते आए हैं। भारत के डेवलपमेंट में उसका बड़ा योगदान रहा है। तो क्या आप भारत और रूस के आर्थिक संबंधों के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं? पाठक जी, आपने बहुत सही बात कही है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूंगा, हमारे देश के नीति निर्माताओं को भी, अदरवाइज भी, एक जरूर विचारणीय प्रश्न है। अभी हम लोगों ने देखा कि 75 वर्षों तक एक स्थायित्वपूर्ण संबंध रहा है, लेकिन यदि आंकड़ा देखेंगे दोनों देशों के बीच में ट्रेड का, तो अभी एट प्रेजेंट ये करीब करीब 68-69 बिलियन डॉलर है। 68-69 बिलियन डॉलर में से 55 मान ले के लिए 55 बिलियन डॉलर ऑयल का इंपोर्ट है, जो 2022 के बाद शुरू हुआ, 2022 से शुरू हुआ, ऐसे कह सकते हैं। यदि इस 68 में से इस 55 को माइनस कर दें, तो अपना डील कितना, उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड कितने का है? केवल 13 बिलियन डॉलर का था। इतने मजबूत जहां संबंध हो, वहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यदि इतना छोटा सा हिस्सा है, तो आप निश्चित रूप से कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह व्यापारिक दृष्टिकोण से इस रिश्ते को निभाया गया है। दोनों पक्ष से इसको व्यापार के रूप में नहीं देखा गया। व्यापार के रूप में देखा गया होता तो ये ट्रेड पहले भी ज्यादा होता। यदि आज भारत रूस से तेल का इंपोर्ट करना बंद कर दे, तो फिर घट के 15 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि रूस के साइज, रूस के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए, भारत के साथ उनके लंबे संबंध को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बहुत मीगर अमाउंट है। भारत को और रूस को, दोनों को ही मिलकर के ये म्यूचुअल जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, इसको बढ़ाने का बहुत बड़ा स्कोप है और इसमें किया जाना चाहिए, क्योंकि मेन हम उनके डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, यही इसमें है। और तेल यदि रसिया से देखा जाए तो ये दो चीजें आ रही हैं। और ये जो मैं दोहरा रहा हूं, ये स्पाइक आई कब? जबकि हमने रसिया से तेल खरीदना शुरू किया। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये संख्या बहुत कम है,
भारत को बाजार के रूप में देखा गया होता तो हम दूसरे देशों की तरह, चीन की तरह, अमेरिका की तरह यहाँ पर भी कुछ डंपिंग होती, कुछ और आता, कुछ यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डंप किया जा सकता था, बेचा जा सकता था। लेकिन वैसा प्रयास न रसिया की ओर से दिखलाई पड़ता है और न भारत की ओर से दिखलाई पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, म्यूचुअली व्यापार को बढ़ाने के लिए। और ये 68 बिलियन डॉलर में से भारत का एक्सपोर्ट टू रसिया केवल 5 बिलियन डॉलर से भी कम है, जिसके अंदर हम उनको कुछ फार्मास्यूटिकल्स, कुछ मशीनरी, कुछ ये रिएक्टर के इस तरह की चीजों को हम उनको इंपोर्ट करते हैं, कुछ एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये टोटल एक्सपोर्ट हमारा अभी भी 5 बिलियन डॉलर से कम है भारत से रसिया को। इन चीजों को बढ़ाना होगा और इतनी जहां पर ट्रस्टेड पार्टनरशिप है, दोस्ती है, वहां पर इस फिगर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और हमको लगता है इसमें काफी स्कोप होगा। जी जी जी। तो जहां तक आप अभी तेल की जो बात कर रहे हैं, भारत इस समय रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, वैश्विक दबाव के चलते, चाहे और भी कारण भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत से तेल कंपनियां जैसे मैंगलोर रिफाइनरी है, CL है, भारत पेट्रोलियम है, तो ये सब खरीदना फिलहाल बंद कर दिए हैं। तो पुतिन के आने से भारत में और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से जो उनकी वार्ता होगी, तो क्या तेल से संबंधित व्यापार पर कोई हल निकल सकता है? पाठक जी, हम आपसे क्षमा मांगते हुए आपकी एक बात से असहमति दर्शाना चाहेंगे। भारत का रूस से तेल खरीदना या नहीं खरीदना, इसमें कोई दबाव नहीं था, ये विशुद्ध मार्केट का डिसीजन था। भारत को सस्ता मिल रहा था तो वो खरीद रहे थे। अभी सस्ता नहीं मिल रहा है, मतलब जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। जब शुरुआत में भारत ने तेल खरीदना शुरू किया था तो प्राइस का जो डिफरेंस था, अदर जो ऑयल सप्लायर थे, चाहे ओपेक कंट्रीज हो चाहे और दूसरे जो जहां पर हमको तेल मिलता था, उनमें और रसिया के तेल में करीब $13 प्रति बैरल का फर्क था। $13 प्रति बैरल का फर्क था, जो कि परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो करीब 15-16% के आसपास आ रहा था। समय के साथ साथ ये जो मार्जिन था वो घटता गया। अभी एट प्रेजेंट वो लगभग 2 बैरल प्रति डॉलर के आसपास रहा है। तो अब हमारी कंपनियां या हमारे देश का तेल खरीदना, ये जो जो रेट की बात हो रही है वो FOB हो रही है, वहां पर के लिए जो उनका प्राइस टैग का है, तेल उतने से नहीं, हमारे देश में पहुंचने के बाद कितने का पड़ेगा लागत, उस पर निकाली जाएगी। तो रसिया से इंपोर्ट करने का जो लॉजिस्टिक्स है, रसिया चूंकि सैंक्शन के दौर से भी गुजर रहा है, उस पर तमाम अंतरराष्ट्रीय दबाव है, तो रसिया से होने वाले ट्रेड पर थोड़ा इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो इंडिया में जब प्रोडक्ट लैंड करता है तो उसका कॉस्ट में वो सारे जुड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्जिन घटता जा रहा है उसमें, तो तेल का वहां से परचेस कम होगा। एक चीज और इसमें ध्यान देने की बात है, जो शायद दर्शकों को मालूम हो, जो रसियन ऑयल होता है और मान लीजिए कि जो गल्फ कंट्री से हम लोग जो तेल लेते हैं, तो रसियन ऑयल का नेचर कुछ ऐसा है कि उसकी रिफाइनरिंग में रिफाइनर्स को ज्यादा कॉस्ट लगता है, क्योंकि उसका तेल थोड़ा दूसरी प्रवृत्ति का है और इनका है, तो रिफाइनर्स का भी कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिन, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है और वहां पर प्राइस डिफरेंस भी घट रहा है। तो ये बिल्कुल मार्केट ड्रिवन है। यदि हमारा, जहां तक हम लोगों की धारणा है, हमारा वर्तमान जो देश का नेतृत्व है वो आर्थिक के अलावा और किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। तेल खरीदने का भी निर्णय बाजार का से निर्धारित हुआ था और तेल के इंपोर्ट करने की जो मात्रा कम हो रही है वो भी बाजार से आधारित है। क्योंकि अब $2, $2.5, $3 का डिफरेंस है और लाने में कॉस्ट जोड़ लिया जाए और फिर रिफाइनर्स का एडिशनल कॉस्ट उसमें जोड़ लिया जाए, तो हो सकता है ये सौदा घाटे का होने लगे, तो इंपोर्ट करना कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल व्यापारिक निर्णय होगा कि भारत रसिया से तेल खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि संबंधों को निभाने के लिए मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार घाटे का सौदा करने जाएगी। व्यापार में लाभ हानि की तुलना तो होनी चाहिए। तो जिस दिन यहाँ पर रसियन मतलब जो क्रूड ऑयल है भारत के लिए लाभ की स्थिति में नहीं रहेगा, तो भारत निश्चित रूप से वो कर्टेल करेगा और शायद वही हम लोगों को दृष्टिगोचर हो रहा है। ग्लोबल मीडिया में एक चल रहे नैरेटिव्स की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर भारत पर यह कहा गया कि ये रूस से
सस्ता तेल खरीद करके फिर महंगे देर पर बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। ये वक्तव्य आंकड़ों के आईने में गलत साबित होता है। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि भारत जो तेल इंपोर्ट करता है, टोटल ऑयल इंपोर्ट भारत का लगभग 1800 मिलियन बैरल है, ठीक है। और लगभग 35% भारत इंपोर्ट करता है रसिया से। तो इसका यदि हम लोग 35% निकालते हैं तो 630 मिलियन बैरल हुआ। अब यदि डिस्काउंट को जो आज के तारीख में $3 प्रति बैरल हो गया, इससे यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये करीब 1890 मिलियन डॉलर होता है, जो कि ऐसे देखा जाए एब्सोल्यूट नंबर इट इज ए वेरी बिग नंबर। लेकिन ये टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के नैरेटिव्स के अगेंस्ट इसको यदि कंपेयर करते हैं तो ये बहुत छोटा है। और जैसे जैसे मार्जिन कम होता गया है वैसे वैसे इंपोर्ट भी कम होता गया है। तो कई बार मीडिया, जो बायस्ड मीडिया, मैं कभी कहने की हिमाकत कर रहा हूं, जो नैरेटिव सेट होता है वो समटाइम्स मे नॉट बी करेक्ट। भारत जो रूस से तेल खरीदना कम किया है उसके अन्य कारण है, वैश्विक दबाव नहीं, केवल बाजार, ठीक है। ये बताइए कि पुतिन और मोदी जी के जो वार्ता होगी उसका विश्व का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको किस नजरिए से अन्य देश देख रहे हैं? देखिए सर, इसमें 2-3 चीजों को हम लोगों को अलग अलग करके समझना होगा, जिसकी बहुत प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। पहली संभावना यह है कि भारत को जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला था, उसके भी कुछ 5 आर्टिलरीज मिलना या जितने भी बाकी हैं, रेजिमेंट बाकी हैं, उसके डिलीवरी को फास्ट करने पर बात होगी। इसको अपग्रेड करना S-500 में भी चर्चा हो सकती है। भारत के पास जो फाइटर प्लेन्स हैं उसमें राफेल को छोड़ करके लगभग बाकी रूस के इंजीनियरिंग के साथ है, रूस की टेक्नोलॉजी के साथ है, हमारा उसमें इंडिजीनियस जो भी है। इतने दिन स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारत ने अमेरिका से कोई लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है। अभी Su-57 की चर्चा हो रही है, जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, शायद उस पर चर्चा हो और पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है उस पर चर्चा हो। तो जैसे ही Su-57 पर भारत रसिया के बीच में यदि कोई समझौता होता है तो स्वाभाविक तौर पर ये अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, चूंकि वो अपने 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन को बेचना चाहेंगे, तो इसका रिपल वहां तक जाएगा। लेकिन ये जो 5th जनरेशन की फाइटर भारत को चाहिए, ये बिल्कुल इसलिए चाहिए कि बगल में चाइना 5th जनरेशन फाइटर अपने पास रखा है और जरूरत पड़ने पर बड़ी उदारता से हमारा क्या कह सकते, पुराने समय से जो दुश्मन कह सकते हैं, पाकिस्तान को मुहैया करेगा। तो जब आपके बगल में यदि 5th जनरेशन की फाइटर प्लेन्स हैं तो भारत को उस फाइटर प्लेन की जरूरत तो है। यदि अपने यहाँ उसका उत्पादन भी शुरू हो तो अभी पता नहीं कितने बरस लगेंगे, और हमको इमीडिएट चाहिए। तो इमीडिएट के लिए तो एक इस पर समझौता होगा। जैसे ही इस पर समझौता होगा तो स्वाभाविक रूप से ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी, तो निश्चित रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। भारत के साथ रक्षा समझौता अब केवल डील का नहीं होगा कि हमने सामान बेचा और आप सामान खरीद लीजिए। अब जो समझौता होता है, भारत जो रशियन इक्विपमेंट्स खरीदता है उसमें एक बहुत प्लस पॉइंट क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात होती है, को प्रोडक्शन की भी बात होती है, मेंटेनेंस ट्रेनिंग की भी बात होती है। ये हित में होता है। हमारे दर्शकों को याद होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत ने राफेल के मामले में फ्रांस से कुछ सोर्स कोड पूछा था कि हम उसमें अपने मिसाइल्स को लोड कर सकें, तो उसने मना कर दिया था। उसके अपने जो भी व्यापारिक हित रहे हों, लेकिन रसिया के साथ होने वाले जो भी डील होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात होती है, को प्रोडक्शन की बात होती है, तो वो भारत के लिए हित में होता है, किसी भी देश के हित में होगा। और अब इन दोनों देशों के सेनाओं के संयुक्त साज मतलब ड्रिल जिसको कह सकते हैं वो होगा। चीन लगातार
हिंद और पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूती को दिखला रहा है। तो चीन को की मजबूती के आगे रसिया पीछे न पड़े, वो भी अपने आप को इसमें इस इलाके में अपने प्रेजेंस को नोटिस कराना चाहेगा। तो यदि उसको इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिलता है तो रूस के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर अभी ये विन विन सिचुएशन जैसी बात हो रही है। रसिया को रक्षा डील, भारत को उस तरह की सुरक्षा कवच जो मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक संकल्प है कि सन 2035 तक भारत की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र वाला सुरक्षा कवच बनाना है, तो उस सुरक्षा कवच को 2035 में करना है। तो अभी से मुश्किल 9 साल बचे हैं, 10 साल से भी कम समय बचा है। 10 साल में सारा कुछ घर में उत्पादन करके नहीं हो सकता है। तो उस हालत में भारत को S-500 की भी जरूरत है, S-400 की भी जरूरत है और 5th जनरेशन फाइटर बॉम्बर की भी जरूरत है, ताकि अपने इस कवच को साकार रूप में, यदि हमारा देश का नेतृत्व चाहता है कि 2035 तक भारत के ऊपर सुदर्शन चक्र का सुरक्षा कवच बने, तो उसके लिए इस तरह के रक्षा डील जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो बहुत जरूरी है। भारत रूस का संबंध स्पेस और विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छा रहा है बहुत। तो इनके आने से क्या कुछ विज्ञान और स्पेस से संबंधित कोई निर्णय होंगे क्या? उम्मीद किया जा सकता है। जी, उम्मीद किया जा सकता है कि ये दोनों के लिए जरूरी है। जी। पिछले 3 साल से जब से रसिया यूक्रेन युद्ध में फंसा है, तो ठीक है, युद्ध तो युद्ध है और इतने लंबे समय तक चलने वाला, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को कमजोर तो करता ही है। उनके ऊपर भी ऐसा तो कह नहीं सकते कि युद्ध में कोई जीतता कोई हारता नहीं है, किसी का नुकसान कम होता है, किसी का नुकसान ज्यादा होता है। तो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से रूस को भी प्रभाव तो पड़ ही रहा है। और भारत जैसे एक मजबूत देश तो जिसके पास एक आज की तारीख में कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो एक क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी, किसी की सोवरेन इंटीग्रिटी से साथ समझौता नहीं करता, अपनी स्वतंत्र नीति रखता है, किसी के दबाव में आकर के निर्णय नहीं करता। ऐसे देश के साथ यदि रूस का भी संबंध प्रगाढ़ होता है तो रूस के हित में भी अच्छा है और भारत के हित में भी अच्छा है। और आने वाले दिन में जैसे भारत सरकार का जो एक मिशन है, मोदी जी का जो मिशन है कि हम रक्षा के क्षेत्र में केवल स्वावलंबी ही न बने बल्कि हम निर्यातक बने, उसमें मेरे समझ से एक रास्ता ये महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता करते हैं तो फिर हम अपने यहाँ उसका विकास कर सकते हैं, विकास करके आने वाले दिनों में स्वावलंबी बन सकते हैं, हम उसका निर्यात कर सकते हैं। ये कि पुतिन आ रहे हैं कल 4 और 5 दिसंबर को, एक उनका रूस का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है जो 2 दिवसीय दौरे पर रहेगा। तो इनके आने और इतने प्रतिनिधिमंडल के आने से भारत पर कुछ मतलब सकारात्मक असर पड़ने वाले हैं या कोई अच्छे निर्णय होने वाले हैं? वर्तमान समय में सर नकारात्मक पहलू का तो कोई स्कोप हमको नहीं दिखता। जो भी कुछ होगा सकारात्मक ही होगा। और प्रतिनिधिमंडल का साइज तो अपने उनके तमाम प्रोटोकॉल और उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अभी जो होगा भारत और रूस के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है ये मजबूत होगा, बायलैटरल संबंध जो है वो मजबूत होगा और निश्चित रूप से इसके जो रिपल्स दुनिया में पड़ेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन भारत और रूस के संबंध को मजबूती मिलेगी। लेकिन ये मजबूती तभी मेरे हिसाब से कामयाब हो जबकि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को भी मजबूती दें। चूंकि रूस के साथ एक लंबा समय रखना किसी भी मामले में एक कंसंट्रेशन रिस्क भी है। रूस आज यूरोप के साथ भी इसका, नाटो के वालों के साथ इसका कन्फ्रंटेशन है। अमेरिकी सैंक्शन इनके ऊपर चलिए तमाम तरह के चल रहे हैं। तो रूस से जितना हमारा डिपेंडेंस है वो इन सभी से भी प्रभावित होगा, चाहे सप्लाई चेन को लेकर के कर लीजिए, चाहे किसी अन्य कामों को भी लेकर के कर लीजिए, पड़ेगा। तो वहां पर जो वर्तमान स्थिति है हम रूस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो एक संभावना है कि हमको थोड़े जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भारत को अपना डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए और भारत कर भी रहा है। जिस समय भारत रूस से तेल आयात करता भी था तो भारत की कुल जरूरतों का
30-35% तेल आयात करता था, बाकी 65% तो दूसरे सोर्सेस से ही आयात करता था। डाइवर्सिफिकेशन है। आर्म्स जो वाले में भी कहा जाए तो भारत इजराइल के साथ भी करता है, फ्रांस के साथ भी करता है, उनसे भी इंपोर्ट किया, उनसे भी कुछ लिया, तो उस क्षेत्र में भी डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन अनिवार्य है। ओवर कंसंट्रेशन जो एक रिस्क है, वो रिस्क इनहेरेंट है, कंसंट्रेशन के साथ वो रहेगा, और उससे बचने के लिए हम लोगों को, मतलब देश के नेतृत्व को विचार करना होगा और उसको क्रियान्वित करना होगा। पांडे जी, आपने बहुत जानकारी दी। दर्शकों, अब तक आप सुन रहे थे, देख रहे थे भारत रूस का संबंध। जैसा कि श्री पांडे जी ने बहुत सी जानकारियां दी, जिससे आपको नई नई जानकारी मिली होगी, आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।